नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सड़क से वर्धा आश्रम तक का सफ़र, बुजुर्गों की दर्द भरी दास्तां। वेद प्रकाश ने अपनी पत्नी से पूछा, कुछ खाने को है क्या? रास्ते में एक बूढ़ी औरत को उसका बेटा सड़क पर छोड़ गया। अनीता, बस जी, आपका अब यही काम रह गया है। कम से कम 10 लोगों को उठाकर आप घर ले आ चुके हो। अनीता ने वेद प्रकाश की बात पूरी नहीं होने दी। थोड़ी देर के लिए लाया हूँ, बाकी की वर्धा आश्रम में व्यवस्था कर दूंगा। तुम खाने को कुछ दो तो बताओ, नहीं तो मैं बाहर खिला देता हूँ। और कोई पुरानी साड़ी है तो वह भी देना, क्योंकि अम्मा जी की साड़ी फटी हुई है। मुंह बनाते हुए बड़बड़ाती हुई अनीता रसोई की तरफ गई और वहां से पराठा और गोभी की सब्जी और एक चाय का कप लेकर आई। देखा तो एक बुजुर्ग महिला कुर्सी पर बैठी हुई थी। झटके से खाने की प्लेट और साड़ी मेज पर रखकर अंदर की ओर चली गई। अनीता सुनो, वेद प्रकाश ने अनीता को आवाज दी। अपने पति की बात को नजरअंदाज करते हुए वह कमरे से निकल गई। वेद प्रकाश ने बड़े आराम से उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर वर्धा आश्रम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद ऑफिस की मीटिंग के लिए वह ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में एक औरत और एक आदमी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। बुजुर्ग बहुत थे। ने बताया कि इनके बच्चे इन्हें ट्रेन में बैठाकर चले गए हैं। वेद प्रकाश से रहा नहीं गया और वह अगले स्टेशन पर उन लोगों को लेकर उतर गया। पुलिस स्टेशन में उसने रिपोर्ट लिखाई और उन दोनों को कुछ ब्रेड चाय खिलाकर वर्धा आश्रम छोड़ आया। वेद प्रकाश घर लौटा तो अनीता बुरा भला कहने लगी, आ गए अपना समाज कार्य करके, घर के लिए तो टाइम नहीं है। जब देखो लोगों के पीछे लगे रहते हो। बस यही करना है तो घर में रहने की क्या जरूरत है? कल रात कहाँ थे? अरे किसी को ट्रेन में कोई छोड़ गया था तो वृद्ध आश्रम में जगह नहीं थी तो वह ढूंढने में मेरी सारी रात निकल गई। आपको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है? हमारे लिए तो आप भी कुछ नहीं सोचते। देखो अनीता, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। तुम चाय और मुझे खाने दे सकती हो तो बोलो। तुम अपने आप इतने काबिल हो कि अपने आप सामान बच्चों की देख रेख कर सकती हो, पर वह जो बूढ़े माँ बाप को रास्ते में कोई छोड़कर चला गया है, उनका क्या? अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा सोचते हो। सारी दुनिया में सबका ठेका थोड़ी न ले रखा है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तुम विक्स मुझे लाकर दे दो। खाना खाकर वेद प्रकाश विक्स लगाकर सो गया। सुबह ऑफिस जाना था। बहुत परेशान हो? वेद प्रकाश के दोस्त ने पूछा। हाँ मनोज, बहुत दिमाग परेशान है। कल के बारे में बताता हूँ। और उसने कल की और अगले दिन की सारी बात मनोज को बताई। यार देख, भाभी का भी कहना ठीक है। तू इतना बाहुक है, तेरा दिल इतना कमज़ोर है, पर तू ऐसे ही करेगा तो घर की तरफ कौन ध्यान देगा? यार, घर में मेरे सब सही हैं, सब अच्छे से खा पी रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं। मैं शुरू से ही कुछ न कुछ ऐसा दान पुण्य या वृद्ध आश्रम में लोगों को पहुंचाता रहा हूँ। आज की बात नहीं है। अनीता समझती नहीं है। शादी को 15 साल हो गए।
अब मैं क्या कहूँ, घर में झगड़े भी तो होना नहीं चाहिए। तू ही बता, मेरा घर जाने का भी मन नहीं करता क्योंकि अनीता फिर शुरू हो जाएगी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन किसी ने वेद प्रकाश को फ़ोन किया। आप वेद प्रकाश बोल रहे हैं? मैं आपके ही ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ और यहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है। उसको कुछ याद नहीं आ रहा। शायद उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एक पति और एक पत्नी आए थे कार से, इनको यहाँ पर बैठाकर चले गए। हाथ में एक सूटकेस है। अच्छे घर से लगते हैं। आपने पिछली बार ऑफिस में बताया था किसी को वृद्ध आश्रम छोड़ना है, तो क्या आप इनकी भी सहायता कर सकते हैं? वेद प्रकाश तुरंत वहां पहुंचा और उसके साथ उनको वृद्ध आश्रम में छोड़कर आया और घर जब लौटा, इस बात पर अनीता खूब जोर जोर से चिल्ला रही थी। ना घर आने का टाइम है, पूरा वृद्ध आश्रम अपने ही घर क्यों नहीं खोल लेते हो? ना ही जाना पड़ेगा घर के घर उनकी देखभाल करना। नौकरी की तो ज़रूरत नहीं है। लगता है नौकरी तो तुम्हें कोई निकाल ही देगा। तुम कभी देर से जा रहे हो तो कभी देर से आ रहे हो। अनीता सब जानते हैं मेरे बारे में। आज की बात नहीं है। पुराना हूँ और अपना काम पूरे समय पर करता हूँ। उससे मेरी कंपनी को कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे है। आज मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जब आप घर में आते ही नहीं हो, देर से आते हो, और मैं अपने मायके रहने के लिए जा रही हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? दूसरों की सेवा करने में कोई तो पत्नी अपने पति का सहयोग देती है और तुम हो कि मुझे सहयोग करने की वजह मुझसे रोज झगड़ा करती हो। अनीता अपने पति की बात काटते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। अनीता के पति बच्चों और अपनी पत्नी को खूब समझाता है, परंतु अनीता नहीं मानी और बच्चों को लेकर निकल चुकी थी। वेद प्रकाश बहुत रोए, बहुत उदास रहे। उनका वही सेवा भाव बना रहा। मनोज और उनके कुछ साथी जो भी भावुक थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने बात की, हम कुछ पैसे इकट्ठे करके क्या घर ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में वृद्ध आश्रम के लिए काफ़ी दूर और अब आसपास के आश्रम में जगह भी नहीं है। ऑफिस वालों ने मिलकर एक बड़ा सा घर किराए पर ले लिया। नाम रखा आसियाना। जो लोग अपने माता पिता को नहीं रख पा रहे हैं, वेद प्रकाश और उसके सभी साथी जो घर किराए पर लिया था, उस घर में धीरे धीरे हजारों की संख्या में वृद्ध लोग रहने के लिए आ गए। इधर अनीता को भैया भाभी की तरफ से कोई स्नेह न मिलने के कारण वह अपने बच्चों को लेकर अलग कमरे में रहने लगी। वेद प्रकाश के कई बार मनाने पर अनीता लौटकर नहीं आई और अनीता ने अपने बच्चों की जैसे तैसे शादी की और बच्चों ने उसका ध्यान नहीं रखा, जवाब देने लग गई। अनीता बच्चों के पास होती हुई भी ना के बराबर थी। एक तरह से समझ लिया जाए तो वह बोझ बन चुकी थी उनके लिए। वह सोचने लगी, मेरा कितना अच्छा काम कर रहे थे और मैंने उनका सहयोग नहीं दिया। आज मैं अपने बच्चों के पास होते हुए भी उनके लिए एक बोझ हूँ। बस फर्क इतना है कि मेरा पति जिनकी सहायता करते थे वह सड़क पर होते हैं और मैं अपने ही घर में बोझ बनकर बच्चों की जिंदगी में हूँ। अनीता एक पार्क में बैठी हुई थी शाम को उदास मन से। तभी उसका पति
किसी काम से उधर से निकले और उन्होंने अनीता को देखा। अनीता थोड़ी देर तो देखती रही और खूब तेज तेज रोने लगी। वेद प्रकाश ने पूछा, कैसी हो? अनीता ने कहा, कैसी हो सकती हूँ आपके बिना। शुरू में तो मैं आपके साथ लड़ाई झगड़े करती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे आज समझ आ गया कि आज मेरे बच्चे मुझे बोझ समझते हैं, मेरी कुछ परवाह ही नहीं करते, बस खाना मिल जाए। क्या मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती हूँ? वेद प्रकाश मुस्कुराए। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तो कितनी बार गया तुम्हें मनाने और तुमने मुझे पलट कर देखा भी नहीं। तुम देखोगी, चलोगी मेरे साथ वहाँ जहाँ व्रत आश्रम में मेरे बहुत सारे माँ बाप इकट्ठे हो गए हैं। जब अनीता अपने पति के साथ व्रत आश्रम में गई तो उसने वहाँ देखा कि हजारों लोग वहाँ पर थे। कुछ बुजुर्ग लोग अपने हिसाब से काम सीख रहे थे। कोई बुजुर्ग कंप्यूटर का काम जानता था तो कोई अपने हाथ का। सब लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। अनीता की आंखें भर आई और वह बोली, आज मुझे समझ आ गया कि इन लोगों की सेवा करने से आप कितना सुकून प्राप्त होता होगा। इसे समझने में न जाने मुझे कितना साल लग गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।